Hello, we have studied in human reproduction first um, spermatogenesis, male reproductive system, oogenesis, female reproductive system, menstrual cycle, and fertilization. After that, we will study implantation and pregnancy. In this presentation, we have discussed some slides earlier. You can see fertilization after insemination. The motile sperm swim rapidly, pass through cervix into the uterus and finally reach the junction of the isthmus and ampulla of the fallopian tube. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary stomach junction where fertilization takes place. Fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously. जिस टाइम पर इंसेमिनेशन हुआ है यानी कि जिस टाइम पर बॉडी में स्पर्म प्रेजेंट है फीमेल के, सेम उसी टाइम पर ओवम का रिलीज भी हुआ होना चाहिए। यानी ओव्यूलेशन जो मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके लगभग नेक्स्ट 10 डेज के अंदर का ही टाइम ये हो सकता है। दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। अदरवाइज फीमेल की बॉडी में अगर स्पर्म प्रेजेंट भी है तो ओवम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। द process of fusion of a sperm with an ovum is called fertilization. Okay, during fertilization a sperm comes in contact with the zona pellucida layer. पहले तो वो कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करता है, फिर जोना पेलुसिडा को। तो जब वो लेकिन जोना पेलुसिडा को टच करता है तो वो हेल्यूरोनिडेज नाम का एंजाइम रिलीज करता है, लाइसेंस रिलीज करता है, जो कि मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस इंड्यूस करते हैं, जिससे बाकी जो स्पर्म्स है उनकी एंट्री भी रुक जाती है और साथ ही साथ जो स्पर्म है वो साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में एंट्री कर जाता है। स्पर्म के साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में एंट्री करते ही कुछ साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स पेरीवाइटलाइन स्पेस में रिलीज किए जाते हैं, जिससे पेरीवाइटलाइन स्पेस या पेरीवाइटलाइन एरिया या जोन जो आपको दिखाई दे रहा है वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में बदल जाता है और इसके बाद और किसी भी स्पर्म की एंट्री ओवम के साइटोप्लाज्म में इनसाइड ओवम में नहीं होगी और इस कंडीशन को कहते हैं मोनोस्पर्मी। It ensures that only one sperm can fertilize an ovum. ठीक है, ये हमारा स्लाइड है, यही आज पूरा हमें डिस्कस करना है। और द सेक्रेशंस ऑफ द एक्रोसोम ये सब हम लोगों ने देख लिया। देखिए, ऑन एंट्री ऑफ वन स्पर्म इनटू पेरीवाइटलाइन स्पेस देयर इज रिलीज ऑफ granules in this space and vitelline membrane change into fertilization membrane after entry of sperm into cytoplasm of ovum and due to this monospermy. मोनोस्पर्मी मीन्स क्या है? मोनोस्पर्मी का मतलब है कि आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ओवम के ऊपर बहुत सारे स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म पहली बार तो रिलीज हुए हैं और बहुत सारे आके इसकी सरफेस पर अटैच्ड है, लेकिन जैसे ही एक अंदर साइटोप्लाज्म के आ गया, इसकी जो अंदर सबसे अंदर की जोना पेलुसिडा लेयर है उसको पंचर करके तो बाकी ये जो है ये सब क्या हो जाएंगे? शेड ऑफ हो जाएंगे और ये अब अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। यही कंडीशन कि सिर्फ एक ही स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करेगा, इस कंडीशन को मोनोस्पर्मी कहते हैं। ठीक है, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी साइट। देखिए, अभी हम लोगों, अगर आपको याद है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी, या हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही हम रिलेट करते हैं, एक मेंस्ट्रुअल फेज से दूसरी मेंस्ट्रुअल फेज के बीच का जो फेज है उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और मिड ऑफ द साइकिल में यानी एट 14th डे में एक ओवम रिलीज होता है और ये ओवम जो फॉलिकल से रिलीज होता है, ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल के अंदर डेवलप हुआ है। फर्स्ट 15 डेज में ये डेवलप हुआ है। एक प्रीमोर्डियल फॉलिकल एक मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में बदलता है। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये फॉलिकल है, मान लीजिए, इसके अंदर बाहर की तरफ फॉलिकुलर सेल्स होती हैं और एक इसी में क्या होता है? ओवम होता है, जिसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं। और ये ओवम जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो चुकी है, सेकेंड मियोसिस स्टार्ट हुई थी लेकिन मेटाफेज तक ही हुई है और मेटाफेज अरेस्ट कंडीशन में ये सेकेंडरी oocyte होती है। जब स्पर्म जो है ये एंटर कर जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में, यहाँ तो ये जो डायग्राम आपको मैंने दिखाया है, एक्चुअली ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है ये डायग्राम तो मेरा इससे रिलेटेड है कि जो
ओवम है, सेकेंडरी oocyte जो है वो फॉलिकल से रिलीज होगा मिड ऑफ द साइकिल में। फिर यही जो सेकेंडरी oocyte है, अब यही सेकेंडरी oocyte क्या है, ये सेकेंडरी oocyte है, इसी पे बहुत सारे स्पर्म अटैच हुए थे, हमने यहाँ देखा। कोई एक जो है इसके अंदर आया, जब कोई एक अंदर आ जाता है तो ये जो ओवम था सेकेंडरी oocyte स्टेज में था, इसका जो न्यूक्लियस है अब इसमें और डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए यही यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड में, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द meiotic डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। द सेकेंड meiotic डिवीजन इज अनइक्वल। इसके पहले जो फर्स्ट meiotic डिवीजन था फीमेल के केस में, तो वो भी अनइक्वल था, और यहाँ पर जो सेकेंड meiotic डिवीजन होगा वो भी अनइक्वल होगा, और जिसकी वजह से ये सेकेंडरी oocyte एक ऊटिड या ओवम बनाएगी और साथ ही साथ एक पोलर बॉडी बन जाएगी। यानी कि इनकम्प्लीट डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, और ये किस रेफरेंस में इनकम अनइक्वल, कंप्लीट बट अनइक्वल, अनइक्वल किस रेफरेंस में होता है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है, देखिए ये इतना सारा साइटोप्लाज्म है, तो ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म जो है किसके पास जाता है, वो ऊटिड के पास जाता है, और पोलर बॉडी के पास बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जाता है। ठीक है, the haploid nucleus of the sperms and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote। देखिए सेकेंडरी oocyte का डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ और इससे एक ओवम बना, और आके इस पे पहले ही इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे थे ये ओवम था, ओवम के अंदर पहले ही स्पर्म एंट्री कर चुका है, और साथ ही साथ सेंटर में इसके सेकेंडरी oocyte के जो न्यूक्लियस था इसमें ही डिवीजन हो रहा है, और इस डिवीजन से एक ऊटिड बन गई है और साथ ही साथ पोलर बॉडी। ठीक है, तो ये जो ऊटिड है यानी कि इस एक्चुअली यही स्ट्रक्चर ही ऊटिड में बता है, और ये जो न्यूक्लियस है प्रोन्यूक्लियाई, ओवम का प्रोन्यूक्लियाई हो जाता है, और ये जो स्पर्म यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर ये भी क्या है, ये भी इसका भी न्यूक्लियस प्रोन्यूक्लियाई में बदलता है, और फिर यही दोनों फ्यूज करते हैं, और इससे ही क्या बनता है, डिप्लॉयड जाइकोट बनता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब इसी स्टेज पर जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं स्पर्म और ओवम के, तो सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड, तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाता है। तो कैसे होता है इसे हम देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज एक्स एक्स। यू नो, आप जानते हैं कि ह्यूमन फीमेल में जो क्रोमोसोम को हम जानते हैं, तो ह्यूमन फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल में एक्स वाई होता है। यानी फीमेल जो ओवम बनाती है, यानी कि जो फीमेल गैमीट्स होते हैं वो सभी सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं, लेकिन मेल जो स्पर्म बनाता है उसमें से कोई एक्स क्रोमोसोम वाले हो सकते हैं, कोई वाई क्रोमोसोम वाले हो सकते हैं, और यही दोनों फ्यूज कर रहे हैं, इन्हीं दोनों का न्यूक्लियस क्या हो रहा है, फ्यूज कर रहा है। तो इसलिए दो कंडीशंस बनती हैं, एक तो एक्स एक्स कॉम्बिनेशन भी बन सकता है प्रोजेनी का, या एक्स वाई कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। तो जब क्या होता है, व्हेन ओवम जो है वो तो हमेशा एक्स वाला ही बन रहा है, ओके, बट स्पर्म जो है द सेक्स क्रोमोसोम है, इसमें या तो एक्स वाला हो सकता है तो वाई वाला हो सकता है क्रोमोसोम। तो जब एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज करेगा तो एक्स एक्स यानी फीमेल चाइल्ड बनेगा। अगर वाई क्रोमोसोम वाला फ्यूज करता है तो एक्स वाई यानी कि सन बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात आपने 10th में पढ़ी भी है। तो यहाँ देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ओवम, तो आप देख रहे हैं आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट वुड कैरी आइदर एक्स एक्स और एक्स वाई डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग एक्स और वाई, स्पर्म ने एक्स क्रोमोसोम लेकर आया या वाई जिसने कि ओवम को किया, क्योंकि ओवम के पास सिर्फ एक्स है, इसीलिए साइंटिफिकली वी कैन से that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother, so mothers females should not be blamed for bearing female child or childbirth of a female child। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमें आगे का डिस्कशन, यहाँ से एक्चुअली हमारा डिस्कशन यहीं से स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा है कि एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि अभी क्या हुआ, अभी तक जितना हमने पढ़ा वो अभी जाइगोट का फॉर्मेशन पढ़ा हमने, केवल क्या पढ़ा, जाइगोट का फॉर्मेशन। तो ये देखिए पहले एक दो स्लाइड्स में आपको पढ़ देती हूँ, फिर वो डायग्राम से आपको मैं समझाती हूँ जो आपकी बुक में बना हुआ है। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स, अभी क्या है, मियोटिक डिवीजन पूरा कंप्लीट हो चुका है, जाइगोट बन चुका है, 2 एंड जाइगोट है।
अब ये जायगोट क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब में मूव करता है और इसमें माइटोटिक डिवीजन, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होते हैं, जिसे क्या कहा गया है, इन रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स को बेटा कहा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीवेज कहा जाता है। तो अब हमें इसी के बारे में पढ़ना है, और जिससे क्या होता है कि ये जो जायगोट है ये एक सिंगल सेल वाला जायगोट है। इसमें पहले वर्टिकल डिवीजन होता है, फिर दूसरा वर्टिकल डिवीजन जो है इसी से 90 एंगल पर होता है, यानी वो भी वर्टिकल होता है। आप इसमें इमेजिन करिए कि आपने एप्पल लिया, उसको खड़े खड़े काटा बीच से, लेकिन आपको एक स्पेस और मिलेगा, उसे एक बार और काटोगे। पहली बार खड़े खड़े काटोगे तो 2 फाक बन जाती है, दूसरी बार आप चाकू उसी से 90 डिग्री एंगल पर लगाओगे तो 4 फाके बन जाती है। वैसा ही डिवीजन जायगोट में होता है। तो एक बार खड़े करता है, फिर एक बार खड़े करता है, फिर जो थर्ड डिवीजन होता है वो जो होता है वो हॉरिजेंटल होता है। फर्स्ट 2 डिवीजन जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। तो यानी कि इस तरह से भाई पहले एक ही सेल का जायगोट था, इसमें पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 2 सेल बन गई, दूसरा माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 4 सेल बन गई, और होगा तो 8 बनेगी, 16 बनेगी। तो ये जो डॉटर सेल्स इस जायगोट में माइटोटिक डिवीजन होने से बनती हैं, इनको ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम अपने डायग्राम पे आ जाते हैं। ये डायग्राम ही हमें सबसे ज़्यादा समझना है। देखिए, स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है, मैंने आपको भी बताया क्लीवेज के बारे में बताया। एक्चुअली ये क्लीवेज कब हो रहा है, जबकि देखिए ये ओवरी है, यहाँ ही ओवरी से हमने पढ़ा कि ओवरी से ही ओवम रिलीज हुआ है बेटा। जब ओवम रिलीज हुआ है, फिर इससे आके स्पर्म जो है यहाँ पर अटैच हुआ है। यहाँ देखिए ये ओवरी से जब ये रिलीज होने के पहले की स्टेज है, फिर ये अंदर का oocyte रिलीज हो गया है और इंसेमाइनेशन से बहुत सारे स्पर्म अटैच हुए, जिसमें से कोई एक अंदर आया, जिससे जो ये क्या बना लिया, जाइगोट बना चुका है। ठीक है, यहाँ से हमें देखना है, यानी कि बी स्टेज के बाद वो क्या बन रहा है, जाइगोट बन गया है। और साथ ही साथ जैसे ये ओवम रिलीज होता है ओवरी से, वैसे ही ये जो फिम्बरी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब के स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर, यह क्या करते हैं, इसे ले लेते हैं सीधे, यानी सब कर लेते हैं इस ओवम को। ठीक है, फिर इसके बाद ये ओवम जो है इस पूरी ट्यूब में, जिसका क्या नाम है, ओविडक्ट, यूट्राइन डक्ट या फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से लेकर के यहाँ पर मूव करता है, और फिर आकर यही यूट्रस में इसे इम्प्लांट होना होता है। तो यहाँ से जायगोट से जब यहाँ ये इम्प्लांट होता है, तो ये जो इम्प्लांट हो रहा है, तो जिस स्टेज में इम्प्लांट होता है बेटा, उस स्टेज का नाम है ब्लास्टोसिस्ट। तो एक सेल का जायगोट ये 16 सेल्ड की जो है वो ब्लास्टोसिस्ट में बदलता है। किससे बदलता है, क्लीवेज से बदलता है। ठीक है, तो यानी कि जो ये ओवम है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट के रूप में फैलोपियन ट्यूब में मूव करता है और आकर यूट्रस में इम्प्लांट होता है, फिक्स हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है, ये जो मूवमेंट है इस दौरान जो इसमें माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं क्लीवेज कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए बताया मैंने आपको, क्लीवेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैसेज ऑफ ओवम थ्रू द फैलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी मैंने आपको बताया कि जो क्लीवेज है उससे जो सेल्स बनती हैं, डॉटर सेल्स, जैसे कि आपने देखा एक जायगोट से पहले 2 सेल बनी, फिर 4 सेल बनी, फिर 8 सेल्स बनी। तो ये जो डॉटर सेल्स बनती हैं, इनको कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। स्पेशली सिर्फ और सिर्फ क्लीवेज से बनने वाली सेल्स, यानी जायगोट में जो इम्प्लांटेशन के पहले जायगोट के में जो माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, उससे जो सेल्स बनती हैं, उन्हीं को ब्लास्टोमियर्स केवल कहा जाता है। फर्स्ट क्लीवेज जो होती है वर्टिकल है, सेकेंड भी जो है वर्टिकल है, उसके राइट एंगल पर होता है, फर्स्ट के राइट एंगल पर होता है। और उसके बाद जो थर्ड डिवीजन होता है वो कैसा होता है, वो हॉरिजेंटल डिवीजन होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात मेरी जो है वो समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम अपने डिस्कशन को प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा क्लीवेज के बारे में मैं आपको और बताना चाहूँगी कि ये जो क्लीवेज है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमें करना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो
इसका जो प्लेन है पहले 2 वर्टिकल होंगे फिर एक हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है? तो क्लीवेज एक्चुअली जो ये क्लीवेज टर्म है ये सबसे पहले स्वैमर डैम एक साइंटिस्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। एक साइंटिस्ट है स्वैमर डैम, साइंटिस्ट का नाम है स्वैमर डैम। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने सबसे पहले फ्रॉग में ये क्लीवेज को देखा था और उन्होंने ही ये टर्म दिया था, ठीक है? स्वैमर डैम ने ये टर्म दिया था, क्लीवेज टर्म जो था, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग स्टार्ट्स विद क्लीवेज। तो क्लीवेज के बाद से ये जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और वो फर्टिलाइज्ड ओवम या जिसे हम कह रहे हैं जाइगोट है वो सीक्वेंशियली डेवलप करता है। अगर आप देखें तो ये फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, फर्टिलाइज्ड ओवम है, ठीक है? फर्टिलाइज्ड ओवम बदलता है जाइगोट में, ठीक है? ये तो फर्टिलाइजेशन से होगा। फिर ओवम में क्या शुरू हो जाते हैं? क्लीवेज शुरू हो जाते हैं। तो क्लीवेज से किस में बदलता है? ये अब आपको यहाँ से स्टेजेस देखनी है। पहले मारूला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। यानी पहले डर्म लेयर्स अलग अलग 3 डर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनती है। फिर उन्हीं डर्मल लेयर से अलग अलग ऑर्गेन्स पूरे बन जाते हैं बॉडी के, जिसे ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है? तो ये सीक्वेंस होता है, यानी कि फिर से समझिए, डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग स्टार्ट्स विद द क्लीवेज एंड फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप्स इन द सीक्वेंस जाइगोट। ये देखिए सबसे पहले क्या बनता है? जाइगोट बनेगा, फिर क्लीवेज होगा, तो क्लीवेज के बाद ये मोरुला में, ब्लास्टुला में, गैस्ट्रुला में, फिर इसमें डर्मल लेयर्स बनती है और डिफरेंट ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है? इसको आपको याद नहीं करना है। आप जब एम्ब्रियो पढ़ते हैं ना, एम्ब्रियो एम्ब्रियो तो एम्ब्रियो में ये मोरुला है, ये ब्लास्टुला है, ठीक है? एम्ब्रियोजेनेसिस करोगे तो जी से इसका गैस्ट्रुला बनता है, फिर बाद में ऑर्गेन्स बनते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसके बाद एक्चुअली जो क्लीवेज होने के बाद जाइगोट किस में बदल जाता है, इसको एम्ब्रियो ही कहते हैं, ठीक है? यही जो जिस स्टेज में ये इम्प्लांट हो रहा है जिसे ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हैं, यही क्या है? एम्ब्रियो है, ठीक है? तो जाइगोट का एम्ब्रियो में बदलता है तो क्लीवेज से होता है, और क्लीवेज सिर्फ और सिर्फ इस दौरान होने वाला माइटोटिक डिवीजन है, सिर्फ इसे ही क्लीवेज कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक। एक्चुअली जो ये क्लीवेज है वो नॉर्मल माइटोसिस से डिफरेंट होता है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत तेजी से होता है। इसमें देखिए आप स्पेशली क्या अलग होता है कि इसमें यहाँ से सेल्स जो बनती जाती है, तो देखिए सेल्स में उतना ग्रोथ नहीं होती है, सेल्स में कंपैरेटिवली ग्रोथ कम है, लेकिन बहुत तेजी से डिवीजन हो रहा है। जबकि ऐसा होता है कि कोई सेल डिवीजन तभी करती है जब उसमें पहले पर्याप्त सफिशिएंट ग्रोथ हो चुकी हो, लेकिन क्लीवेज के दौरान रिपीटेड डिवीजन्स होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं। क्लीवेज एक्चुअली है क्या? क्लीवेज इज रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स ऑफ जाइगोट। क्लीवेज डिफर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी माइटोसिस। Cleavage is a successive mitotic cell divisions of the egg to form a multicellular blastula. ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट बना लेता। मल्टीसेलुलर ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट जो जनरली 8 to 16 सेल्ड स्टेज में यहाँ आकर फिक्स हो जाता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम में, और वही एंडोमेट्रियम में जब ये फिक्स होता है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और जैसे ही ये फिक्स होता है तो वहां से कहेंगे कि प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है? लेकिन डे की काउंटिंग यहाँ से ही करते हैं जब जाइगोट बन जाता है। जाइगोट का बनना ही, फर्टिलाइजेशन होना ही डे 0 है और जाइगोट बनना 1 डे हो गया, ठीक है? और इम्प्लांटेशन लेकिन होगा कि नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये एम्ब्रियो यहाँ पर इम्बेड ना हो पाए, फिक्स ना हो पाए, तो क्या होगा? बाहर चले जाएगा ब्लीडिंग के साथ। अगर ये बाहर चला गया तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। जब इम्प्लांटेशन हो गया तभी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने ये डिस्कशन देख लिया। चलिए अब थोड़ा सा अपने स्लाइड्स में इसी मैटर को कैसे पढ़ना है, कैसा लिखना है, ये देख लेते हैं। ये सारा मैटर आपकी बुक से ही लिया गया है। तो हमने देखा द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द स्टामस ऑफ द ओविडक्ट, और फिर क्लीवेज स्टार्ट हो जाते हैं, और जो इस दौरान जो है जाइगोट जो है
वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ओविडक्ट में इस्थमस से यूट्रस तक मूव कर रहा है। और जो माइटोटिक डिवीजन्स हो रहे हैं, रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स हो रहे हैं, उसे क्लीवेज कहा गया है। ठीक है, और यहाँ से हमने एम्ब्रियोजेनेसिस कह रहे हैं इस प्रोसेस को, यानी जायगोट से क्या बन रहा है, एक्चुअली एम्ब्रियो बन रहा है, और इस दौरान क्लीवेज हो रहा है, मॉरूला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, और ब्लास्टुला स्टेज में ही क्या हो जाता है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल ये जो बनती हैं, डॉटर सेल्स यानी कि ये मॉरूला है, तो इसमें बहुत सारी सेल्स जो बनी हुई हैं, इन एक एक सेल का अगर हम नाम दें तो इन्हें क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एक जायगोट है 2 सेल में बदला, तो ये दोनों ब्लास्टोमियर्स कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद देखिए इम्प्लांटेशन मैंने आपको बता दिया, एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड मॉरूला। ठीक है, फिर इसके बाद द मॉरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, पहले मॉरूला होता है, फिर ये इसमें इसी मॉरूला में एक्चुअली ये जो मॉरूला होता है, पहले ये क्या होता है, एक मास ऑफ सेल्स रहता है, बस मलबेरी लाइक या बॉल लाइक होता है। लेकिन इसी में क्या होता है, जब इसी में जो सेल्स होती हैं वो कुछ ऐसा फॉर्म कर लेती हैं स्ट्रक्चर कि सेंटर में एक कैविटी डेवलप हो जाती है। सेल्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं मॉरूला में कि सेंटर में एक कैविटी डेवलप हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस गैस ये कैविटी जो होती है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी होती है। तो इस कैविटी के जब डेवलप हो जाती है तभी इस कैविटी को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलने लग जाते हैं। ठीक है, ये अभी डिस्कशन आपको मिलेगा आगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड अ मॉरूला and morula continues to divide and transforms into blastocysts as it moves further into the uterus. The blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast and an inner group of cells attached to trophoblast called as inner cell mass. ठीक है, तो हम समझते हैं एक बार थोड़ा सा। अब मॉरूला क्या है, मॉरूला इज अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स शोइंग रिजेम्बलेंस विद अ मलबेरी, मलबेरी शहतूत के जैसा देखने में लगता है, मास ऑफ सेल होता है, तो इसे मॉरूला कहते हैं। मॉरूला का मतलब ही होता है मलबेरी। इज फॉर्म्ड बाय द क्लीवेज ऑफ जायगोट। ठीक है, मॉरूला कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ब्लास्टुला इन द अब्सेंस ऑफ कैविटी, यानी कि जो मॉरूला होता है ये पूरा एक सेल्स इसमें से भरी रहती है, और लेकिन जो ब्लास्टुला होता है इसमें क्या होती है, एक सेंट्रल कैविटी होती है, और इसी मामले में मॉरूला और ब्लास्टुला अलग होते हैं। जबकि नंबर ऑफ सेल्स देखेंगे तो दोनों में ही लगभग 8 to 16 सेल्स होती हैं, यही इनमें डिफरेंस है। क्लीवेज ऑफ जायगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला फ्रॉम मॉरूला, यानी कि पहले मॉरूला बना फिर ब्लास्टुला बना। ब्लास्टुला इज मेड अप ऑफ द सेल्स नोन एज ब्लास्टोमियर्स, देखा हमने, है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। फिर इसके बाद अब गैस्ट्रुला स्टेज आती है। ठीक है, मॉरूला के बाद गैस्ट्रुला स्टेज आती है। देखिए क्लीवेज हमने पढ़ा, और कौन सा क्लीवेज किस डायरेक्शन में है ये हमने पढ़ा। फिर बताएं आपको कि मॉरूला लगभग 6th-7th क्लीवेज डिवीजन के बाद 8 to 16 सेल स्टेज डेवलप हो जाती है, तो और तब तक ये जो है मूव करके यूट्रस के पास तक पहुंच भी रहा होता है। मॉरूला इज अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील। ये जो कैविटी होती है, अभी ये देखिए, ये नेक्स्ट जो डायग्राम है आप देख रहे हैं, ये जो कैविटी होती है इस कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। यहाँ पर आपको ये कैविटी दिखाई दे रही है, ये कैविटी जो है ये ब्लास्टोसील है। ब्लास्टो मतलब ब्लास्टुला में, सील मतलब कैविटी ही होता है, आप जानते हैं। ब्लास्टुला के अंदर जो सेंट्रल कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। और देखिए ये सेल्स जो पहले कैसे थी, ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे पूरी भरी हुई थी, तो इसको मॉरूला कह रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जो सेल्स होती हैं वो क्या हुई, इस तरह अरेंज हो गई, एक बाहर की तरफ एक लेयर बस रही और बाकी सारी सेल एक साइड में इकट्ठी हो गई और बीच में एक कैविटी बन गई, तो ये कैविटी ब्लास्टोसील कहलाती है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्लास्टुला कहते हैं या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसमें से आप देख रहे हैं कि ये जो लेयर, एक लेयर डेवलप हुई है, इसे बोलते बेटा ट्रोफोब्लास्ट। आगे चल के यही ट्रोफोब्लास्ट जो है ये प्लेसेंटा बनाएगा, प्लेसेंटा की सेल्स बनाएगा और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करेगा।
और जबकि ये जो मास है इनर सेल मास जिसे कहा जाता है, यही जो सेल्स होती है वो एम्ब्रियो प्रॉपर बनाती है, यानी जो फीटस डेवलप होगा, बेबी डेवलप होगा, उसके जो बॉडी पार्ट्स डेवलप होंगे, स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, वो इससे डेवलप होंगे जिसे कहते हैं इनर सेल मास। और जो ये ट्रोफोब्लास्ट है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बनाएगा और प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। देखिए ये इसके साथ साथ एक और खास बात और होती है, ये जो इनर सेल मास इस स्टेज में, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, ये जितनी भी सेल हैं यहाँ पर, ये सभी सेल टोटीपोटेंट नेचर की होती है। क्या होती हैं? टोटीपोटेंट नेचर की होती है, यानी कि ये हर एक सेल में पूरा ह्यूमन बॉडी बनाने की कैपेसिटी होती है। हर एक सेल पूरी बॉडी बना सकती है, सारे ऑर्गन्स ह्यूमन के डेवलप कर सकती है। ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्टेम सेल्स। क्या कहा जाता है? स्टेम सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टेम सेल्स बॉडी में और कहीं से भी निकलती हैं, लेकिन क्योंकि ये एम्ब्रियो में पाए जाने वाली स्टेम सेल्स हैं, इसीलिए देखिए इसे कहा जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो स्टेम सेल थेरेपी हम लोग पढ़ेंगे जब बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी जीन थेरेपी, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कंटेन्स सर्टेन सेल्स, कुछ सेल्स ही, इनमें से कुछ सेल्स जो होती हैं टोटीपोटेंट नेचर की होती है, जिन्हें कि स्टेम सेल्स कहते हैं, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल। जिस भी एनिमल की ये स्टेम सेल्स हैं, जैसे अगर ये ह्यूमन का ब्लास्टुला है तो ये पूरा ह्यूमन बॉडी बना सकती हैं ये स्टेम सेल्स। इन्हें ही अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक आध स्टेम सेल्स निकाल कर प्रिजर्व कर ली जाए, तो आगे उस इंसान की कोई परेशानी होती है, कोई डिजीज होती है उसे, तो उसकी डिजीजेस को इन स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके क्या किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है, और यही स्टेम सेल थेरेपी है। ठीक, देखिए फिर इसके बाद देखेंगे द trophoblast layer then gets attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated at the embryo। तो मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि जो दो लेयर डेवलप हुई थी, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर इनर सेल मास डेवलप हुआ है, और ये जो यहाँ पर सेल का आउटर लेयर है ये ट्रोफोब्लास्ट है। यही ट्रोफोब्लास्ट जो है वो जाकर यूट्रस की, यहाँ जो यूट्रस की दीवारें हैं यहाँ पर आकर यही अटैच होता है। ठीक है, जैसे आपके पास एक रिंग हो और उस रिंग को आप ऐसे इसमें धंसा दें, तो कुछ उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है, ये क्या होता है? ये इंडोमेट्रियम में एम्बेड होता है, और जो इनर सेल मास है वो क्या बनाता है? आगे चल के डिवीजन से एम्ब्रियो बनाएगा। ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स अ सेंट्रल कैविटी इज फॉर्म्ड इनसाइड मोरुला। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो ब्लास्टुला था वो ये ऐसे कंप्लीट इस तरीके से सेल्स थी, फिर इन्हीं में मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, और एक कैविटी आई जिसका नाम था ब्लास्टोसील। तो ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स ऐसा होता है। ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स a central cavity is formed inside morula. This sphere of cells with a cavity at center is called blastocyst। इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। एंड एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूट्रस लीड्स टू प्रेगनेंसी। जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में, यूट्रस की दीवार में एम्बेड हो जाता है, तभी इसे हम क्या कहेंगे कि इसमें प्रेगनेंसी जो है इस लेडी में स्टार्ट होने वाली है। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो ओवम रिलीज हुआ था सेकेंडरी oocyte स्टेज में था, इससे आके स्पर्म जो है वो फ्यूज किया है। फिर स्पर्म के फ्यूजन के बाद, स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद जाइगोट बना। फिर जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हुए। फिर ये माइटोटिक डिवीजन से मोरुला स्टेज बनी। पहले यहाँ तक मोरुला स्टेज दिखाई दे रही है आपको। फिर इसी मोरुला स्टेज में एक सेंट्रल कैविटी डेवलप हो गई, जिससे ये ब्लास्टोसिस्ट कहलाने लगा। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है, जो ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें एक किनारे पर सेल्स हैं और एक कैविटी है और एक यहाँ पर सेल्स भी हैं। तो ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है, ये लेयर जो है ये आकर के क्या होगी, मान लीजिए ऐसा हम या ये यूट्रस है, तो यूट्रस में ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स जो हैं वो इम्बेड हो जाती हैं इसकी दीवार में, और इसे ही क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। देखिए यहाँ ब्लास्टोसिस्ट को दिखाया गया है, येलो कलर से जो है इनर सेल मास की सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं यही धंसती हैं यूट्रस की दीवार में, और इसे ही इस इम्बेडिंग को, इम्बेडिंग ऑफ
ट्रोफोब्लास्ट इनसाइड यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज नोन एज, इसे ही क्या बोलेंगे, इसे ही बोलेंगे इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन से ही प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट होती है। और ये जो स्टेज आप देख रहे हो ये मॉरूला की स्टेज है, और ये जो स्टेज आप देख रहे हो ये वाली ये ब्लास्टुला है। तो आई होप आपको ये डायग्राम कुछ समझ ही रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं स्लाइड्स में क्या है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस, इम्प्लांटेशन आपने देखा, प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, फिर प्रेगनेंसी के बाद जो है आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर और द ट्रोफोब्लास्ट known as chorionic villi which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other. जैसे आप अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे आपस में फंसा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यूट्राइन टिश्यू यानी कि जो यूट्रस यानी मदर का टिश्यू है वो मदर की बॉडी के टिश्यू, और जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो एम्ब्रियो देखा था आपने, ये ब्लास्टोसिस्ट के रूप में था, बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट थी, तो ये ट्रोफोब्लास्ट ही एमनियन कोरियन बनाता है। तो कोरियन ही जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे बना बना के धंसता है जिससे कि ये आराम से धंस सके। फिर से मैं आपको इसको यहाँ पर दिखाती हूँ कि मान लीजिए ये क्या है, यूट्रस है, और यहाँ से ये आ रहा है एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो में ये इसकी ये यूट्रस की वॉल है, मान लीजिए ये है यूट्रस की वॉल, और ये क्या है आपका एम्ब्रियो है। तो ये एम्ब्रियो में ट्रोफोब्लास्ट की ये लेयर है मान लीजिए, तो ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर ही ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिससे कि ये आराम से इस लेयर में जो यूट्रस की दीवार है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, इसमें धंस सके। तो इन्हें ही ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रहे हैं इन्हें ही कहते हैं कोरियोनिक विलाई, जो कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर से डेवलप होते हैं। तो ये कोरियोनिक विलाई किसके पार्ट है, एम्ब्रियो के पार्ट हैं। लेकिन इसी तरह से ऐसा ही स्ट्रक्चर, साथ ही साथ ऐसा ही स्ट्रक्चर कौन और बनाएगा, यही स्ट्रक्चर ये जो खुद यूट्रस है ये भी बनाएगा ऐसा ही स्ट्रक्चर, ऐसा ही स्ट्रक्चर। तो ये इंटरडिजिटेशन हो जाता है, यानी कि मदर की भी बॉडी से ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, और जो एम्ब्रियो इसमें फिक्स हो रहा है उसमें भी। तो ये इंटरडिजिटेशन जो है ये जो है जॉइंटली क्या बनाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट डेवलप होती है इससे एम्ब्रियो के बीच में और मदर के बीच में, जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। आगे चलकर यही प्लेसेंटा में डेवलप हो जाता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ये मदर का यूट्रस था, और यूट्रस में भी ये जो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, और जो एम्ब्रियो आकर इसमें फिक्स होने वाला है, इस एम्ब्रियो में भी ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो भी इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। तो ये जो इंटरडिजिटेशन है जिसमें कि दो टिश्यू इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो मदर का टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा फीटस एम्ब्रियो का टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है, तो यानी कि एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट डेवलप हो रही है डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में, मदर की बॉडी के बीच में, जिसे क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये समझ पा रहे होंगे डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। फिर यहाँ ही पे मैं अपना ये डिस्कशन समअप करती हूँ। मैं एक बार देखती हूँ आप क्या कनेक्शन में बने हुए हैं, और इसके आगे का मैं, अगर आप हैं अभी तो मैं आपको डिस्कस कर दूँगी। चलिए यहाँ पर फिर भी यहाँ तक डिस्कशन देखिए, इसके साथ साथ अभी हमें इसमें बहुत सी स्लाइड्स पढ़नी है, जैसे प्लेसेंटा का फंक्शंस पढ़ने हैं। फिर प्लेसेंटा जो है वो एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, क्यों है, क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। ये हार्मोन्स फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी की कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर ये रिलीज़ नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी जो है 9 मंथ्स तक जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, गेस्टेशन पीरियड नहीं कंप्लीट होगा। फिर आपको हार्मोनल कंट्रोल देख के फिर हमें ये देखना है, फिर साथ ही साथ ये तो हमने सिर्फ प्लेसेंटा का डेवलपमेंट देखा, अब हमें ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, एक्चुअल तो हमारा एम्ब्रियो है वो जो ब्लास्टुला था जिसमें इनर सेल मास था, वो इनर सेल मास जो कि एम्ब्रियो बनाएगा, तो वो एम्ब्रियो अब आगे कैसे डेवलप होने वाला है। तो अब उस एम्ब्रियो में जो है जर्म लेयर्स बनती हैं, फिर उसके बाद उसमें ऑर्गेन्स बन जाते हैं, फिर कब कौन से ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, फिर 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद चाइल्ड बर्थ होगा, चाइल्ड बर्थ के साथ ही साथ
साथ ही साथ इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है कुछ हार्मोन्स का, और ये मेमोरी ग्लैंड्स का भी फीमेल में डेवलपमेंट होता है, मिल्क का फॉर्मेशन और फर्स्ट टाइम मिल्क का इजेक्शन स्टार्ट होता है। तो ये सारा डिस्कशन हम लोगों को अभी पढ़ना है, और ये इतनी स्लाइड्स जो हैं ये पढ़ने के लिए बची हुई हैं, और इसमें टाइम हम लोग देंगे तो हमें कोई बहुत जल्दी नहीं है, इसलिए हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहीं तक आज डिस्कशन रखते हैं। ओके, थैंक यू।